दुनिया के वो दो मशहूर देश जिन्होंने एक वक्त पूरी कंट्रीज़ को अपने पाले में झुकाने के लिए जी जान लगा दी, पूरी शक्ति लगा दी, मगर एक ऐसा भी समय आता है कि उनमें से एक कंट्री पूरी तरीके से टूट जाता है, अपने इंटरनल डिस्प्यूट्स की वजह से कमज़ोर पड़ जाता है और अब वो इतना शक्तिशाली नहीं रहता कि पूरी नेशंस को वो इन्फ्लुएंस कर सके अपने पाले में आने के लिए। और इस तरीके से पूरी दुनिया से खात्मा होता है बाइपोलैरिटी का। यस, आज की कहानी में हम डिस्कस करेंगे उस टाइम के सबसे मशहूर कंट्री यूएसएसआर के एंड का, और साथ में हम ये समझेंगे कि किस तरीके से जब यूएसएसआर टूट गया तो कोल्ड वॉर का भी एंड हो गया। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी को। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे यूएसएसआर के फॉर्मेशन के बारे में, देन हम इसके राइज इन पावर को डिस्कस करेंगे और एंड में समझेंगे किस तरीके से यूएसएसआर जो है वो फॉल डाउन कर गया और अब वो दुनिया का पावरफुल नेशन नहीं रहा, साथ में ये स्प्लिट हो गया मल्टीपल नेशंस के अंदर। तो कहानी की शुरुआत होती है सोवियत सिस्टम से। अब समझो, सबसे पहले जो यूएसएसआर है ना, इसका गठन होता है 1917 में रशियन रेवोल्यूशन के वक्त, राइट। वहाँ पे हुआ यूँ कि 1970 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होता है रशिया में, ठीक है, और इस रेवोल्यूशन के बाद गठन होता है यूएसएसआर का। ओके, अब बात करेंगे कि ये रेवोल्यूशन किस चीज़ पे बेस्ड था। तो इस रेवोल्यूशन का जो बेसिक थीम था, जो ये इंस्पायर थे कुछ आइडियाज़ से, जैसे कि एक आता है इसमें सोशलिज्म का आइडिया, राइट। इनका ये कहना था कि जो सोशलिज्म है या फिर कम्युनिज्म है, ये एक बेहतर सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, वेयर एज जो कैपिटलिज्म है ये इसके खिलाफ थे। तो इस आइडिया में बेसिक टर्मिनोलॉजी यही दी गई कि किसी भी तरीके से इनको कैपिटलिज्म को ख़त्म करना है, बाईपास करना है। कहानी की शुरुआत होती है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, तो बहुत सारे, आप नोटिस करो कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, ये सारे ईस्टर्न यूरोपियन नेशन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनको उस टाइम का जो रशिया था ना, उस टाइम का रशिया से मेरा कहने का मतलब है यूएसएसआर के गठन होने से पहले का रशिया, इनके जो फोर्सेस थे, सोवियत फोर्सेस, इन्होंने इनको बचाया, ठीक है। अब जब 1970 में यूएसएसआर का गठन होता है, तो हुआ यूँ कि जिन कंट्रीज़ को सोवियत फोर्सेस ने बचाया था वो कंट्रीज यूएसएसआर के साथ चले जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जब यूएसएसआर बन चुका है तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम में भी चेंजेज आता है यूएसएसआर में, और इकॉनमी जो है यूएसएसआर की उस टाइम की सबसे बेहतरीन इकॉनमी होती है। केवल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ऐसी कंट्री है जिनकी इकॉनमी यूएसएसआर से बेहतर थी। तो आप ये समझ लो कि दुनिया का सेकेंड मोस्ट पावरफुल नेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकॉनमी यूएसएसआर ही था। मगर ऐसा नहीं था कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी थी। और प्रॉब्लम में सबसे नंबर 1 पे आता है कि जो सिस्टम था सोवियत का, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो गया था, यानी कि नौकरशाही वाली सिस्टम हो गई थी, सिस्टम था वहाँ पे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपको हायर अथॉरिटी से किसी भी काम के लिए परमिशन लेना पड़ता, ठीक है। ये जो है ये आम सिटीजन का लाइफ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बना के चला गया ये सिस्टम। उसके बाद जो हम यूएसएसआर के अगर कुछ पावर्स की बात करेंगे, तो आर्म रेस में अगर अमेरिका के साथ उसकी बहुत ज़्यादा होड़ थी, और उसमें सबसे ज़्यादा होड़ उस टाइम में ये था कि किस कंट्री के पास आर्मी, मिलिट्री, ये सब ज़्यादा डेवलप हो। तो आर्म रेस की अगर बात करेंगे हम, तो सोवियत यूनियन ने बहुत ही बाजी मार लिया आर्म रेस के अंदर यूएस के कंपैरिजन में, लेकिन वो उसको पूरी तरह से मैच तो नहीं कर पा रहा था, मगर अगर जितना भी मैच कर पा रहा था उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती थी। यानी कि आप ये लगा लो यूएस जो था वो और भी पहलू पे ध्यान दे रहा था, वेयर एज यूएसएसआर का पहला और मेन मोटिव यही था कि वो ऑन द टर्म्स ऑफ आर्मी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। कहानी में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में, जो कि 1985 में सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने और उन्होंने बहुत सारे व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की। उनका कहना यह था कि करंट सिस्टम जो है इट वाज नॉट कैपेबल एंड नॉट फिजिबल कि वो सारी चीज़ों को ठीक तरीके से देख पाए, राइट। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म, और उसके ऊपर बहुत सारी पॉलिसीज़ उन्होंने अपनाई, राइट। और ये सारी पॉलिसीज जो थी वो ओपननेस और रीस्ट्रक्चरिंग पे बेस्ड था, यानी कि उनका कहना था कि अब का जो करंट स्ट्रक्चर है ना वो इतना कैपेबल नहीं है जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन बाद में जाके इनके इसी पॉलिसीज़ का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। इवन बात यहाँ तक पहुँच गई कि 1991 में तख्ता पलट करने की कोशिश की गई, और ये जो तख्ता पलट करने की कोशिश की गई, यानी कि जो ये कूप हो रहा था
ये कम्युनिस्ट पार्टी के ही बहुत सारे हार्डलाइनर से जो थे वो इनकरेज थे इस चीज़ को लेके, राइट। द पीपल डिड नॉट वॉन्ट दी ओल्ड स्टाइल रूल। जो लोग थे ना वो पुरानी तरीके से रूल होना नहीं चाहते थे, क्योंकि आप सोच के देखो ना 1917 में ये फॉर्म होता है यूएसएसआर और अब आ गया है 1991, मतलब इतने सारे साल बीत चुके हैं और अभी भी आप लोगों को पुराने तरीके से रूल करवा रहे हो, तो ये तो सही चीज़ नहीं है, ठीक है। लोग इस चीज़ से परेशान हो गए थे और हुआ ये कि रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ये 3 बहुत बड़े रिपब्लिक्स थे जो यूएसएसआर के साथ थे, वो टूट के अलग हो गए। अगर आपको मैं समझाऊं, अगर आपको मैं बड़े मैप में दिखाने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो आप नोटिस करो ये तो था यूएसएसआर, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रशिया के पास था, यानी कि रशिया ही था, ठीक है। इनमें से एक छोटा सा कंट्री यहाँ पे आपको यूक्रेन मिल जाएगा, राइट। एक कंट्री यहाँ पे आपको बेलारूस मिल जाएगा और मान लो कि ये रशिया, ये 3 नेशन ऐसे थे जो यूएसएसआर से टूट के अलग हो गए और इंडिविजुअल कंट्री बन गए, ओके। उसके बाद तो ये डिसइंटीग्रेशन का पहला कॉन्सेप्ट था बेस्ड ऑन यूएसएसआर, राइट। उसके बाद बात ये थी कि जो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी थी, इन्होंने अडॉप्ट किया इन कंट्रीज ने जो सबसे पहले आज़ाद हुए। इनका ये कहना था कि नहीं, कैपिटलिज्म इतना बुरा नहीं है, बल्कि इससे हमारी तरक्की हो सकती है, और डेमोक्रेसी जो है वो परफेक्ट तरीका है अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो, ओके। यानी कि जब कम्युनिस्ट कंट्री जो यूएसएसआर थी वो जब टूट जाती है तो उसके बाद क्या क्या घटनाएं होती है ये हम समझेंगे और क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे डिसइंटीग्रेशन के। तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज थे डिसइंटीग्रेशन के। अगर मैं लाइन बाय लाइन आपको एक एक चीज़ समझाऊं तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये था कि कोल्ड वॉर जो था वो एक तरीके से ख़त्म हो गया। जो कन्फ्रंटेशन चल रहा था अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में इन अ फॉर्म ऑफ कोल्ड वॉर, वो अब शायद ख़त्म हो जाता। और इनफैक्ट हो ही क्या वो, there was no dispute of socialist ideology and capitalist ideology. Yes, अब कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का कोई डिस्प्यूट रहा ही नहीं कि हम तुमसे बेहतर, बिकॉज अब एक ही आइडियोलॉजी बच गई थी, वो थी कैपिटलिस्ट। इनफैक्ट आप सोच के देखो, रशिया ने भी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को अपना लिया, यानी कि जो कंट्री डिसइंटीग्रेट हुए यूएसएसआर से, उन्होंने भी किसको फॉलो किया, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो किया। अब एक ही तो कंट्री था जो पावरफुल था, जो सोशलिस्ट को फॉलो कर रहा था, वो था यूएसएसआर। वही टूट के बिखर गया तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का क्या करना, राइट। उसके बाद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर कि जो पावर रिलेशंस थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर वो पूरी तरीके से चेंज हो गए। और साथ में जो रिलेशंस था, अगर आप सोच के देखो, बहुत सारे कंट्री जो अमेरिका की तरफ गए हुए थे उनके लिए तो अच्छा था, लेकिन जो कंट्री यूएसएसआर की तरफ गए हुए थे अब उनको हटना पड़ा जो उनके अलाइंसेस थे, बिकॉज उनका जो लीडर था वही टूट के बिखर गया, वही पावरलेस हो गया। तो ये भी बहुत बड़ा चेंज निकल के आया और पूरी दुनिया में अमेरिका केवल एक सोल सुपर पावर रह गया, जिसको कि बहुत सारे कैपिटलिस्ट कंट्री और इकॉनमी ने भी बैक किया, ठीक है। और ये कारण था कि अमेरिका और भी ज़्यादा पावरफुल होता चला गया। साथ में जब सोवियत ब्लॉक जो था वो एंड हो गया तो इसने एक मौका दिया दुनिया को कि अगर दुनिया में कोई ऐसी कंट्री है जो पावरफुल है तो वो सामने आ सकती है, क्योंकि पहले तो यही था ना, या तो अमेरिका के साथ हो या फिर यूएसएसआर के साथ हो, तो लोगों के पास ऑप्शंस कम थे कंट्रीज़ के पास। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि नैम बना, उसका क्या हुआ, नैम के अंदर जो कंट्रीज़ थे उन कंट्रीज़ में अभी इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो सुपर पावर की ओर देखें, ठीक है, अपने आप को उस नज़र से देखें। मगर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी, फ्रांस, ये सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जो चाहती तो बन सकती थी सुपर पावर 1991 आते आते, ठीक है, बट उनको फिर अलाई बन के रहना पड़ा। जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, ये सब यूएस के अलाई बन के चले गए थे, वेस्टर्न अलाइंसेस में चले गए थे, नाटो के मेंबर बन गए थे। वेयर एज जो ईस्टर्न अलाइंसेस में कंट्री थी उनमें से भी बहुत सारी पावरफुल कंट्रीज थी, बट उन कंट्रीज़ को अब मौका मिला जब यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। और जो इंटरनेशनल सिस्टम्स थे वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गए, बहुत सारे न्यू प्लेयर उभर के आए। और सबसे अच्छी बात ये थी कि बहुत सारे कंट्रीज़ को अब अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट एस्पिरेशन और चॉइसेस के लिए आज़ादी मिल गई कि वो अपने हिसाब से अपने फॉरेन पॉलिसी को डायरेक्ट कर सकते थे, अपने हिसाब से अपनी कंट्री को रन कर सकते थे, अपने हिसाब से अपने पॉलिसीज़, इंटरनल पॉलिसीज़ को बना सकते थे, ना कि यूएस और यूएसएसआर को समझ के उनके बेस्ट विशेस को पूरे करने के लिए अपने पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करने की। अब ये जो चॉइसेस थी ना वो ख़त्म हो गई, ठीक है, और उनको नए चॉइसेस मिलने लग गए। और इंटरनेशनल सिस्टम्स में भी बहुत सारे प्लेयर आए, जैसे मैंने आपको बताया, उनको अपनी खुद की आइडेंटिटी मिली, वो अपने इंटरेस्ट से काम करने लग गए। और जो दुनिया थी ना वो अब बाईपोलैरिटी को छोड़ के
अब यूनिपोलैरिटी पे आ गए, यानी कि या तो अमेरिका उस टाइम में एक पावरफुल कंट्री बचा था, वरना ये अपने अपने खुद के नए नए पॉलिसीज डिज़ाइन करते, जहाँ पे इनके सामने ये मजबूरी नहीं होती कि इनको किसी कंट्री के साथ झुकना है या किसी कंट्री का साथ देना है। अब कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब रशिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का विलय होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री और एक कैपिटलिस्ट नेशन के तौर पे, जहां वो पहले एक कम्युनिस्ट नेशन हुआ करते थे, और इसको सपोर्ट किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा और IMF के द्वारा। और इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन को कहा जाता है शॉक थेरेपी, यानी कि पूरी दुनिया जो थी वो एक तरीके से शॉक हो गई कि यार कैसे एक कैपिटलिस्ट कंट्री में एक सोशलिस्ट कंट्री का विलय हो गया, राइट। शुरू में रशिया और बहुत सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो थी वो सोशलिज्म को फॉलो कर रही थी, बट सडनली उनका कैपिटलिस्ट की तरफ झुकाव होना और डेमोक्रेसी को फॉलो करना मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और इसको भी बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया था वर्ल्ड बैंक और IMF ने। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फोरम। तो ये शॉक थेरेपी के रूप में जाने लगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन वॉज ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म, और ये जो प्रोसेस था ट्रांजिशन का, ये कम्युनिज्म के कोलैप्स होने की वजह से हुआ। अगर कम्युनिज्म कोलैप्स नहीं होता तो शायद ये सारी कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कन्वर्ट नहीं होती, और हम फिर इस कंट्रीज को एज ए न्यू डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं। अब समय आ गया था कि जब इनका ट्रांजिशन हो ही गया डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे, कैपिटलिस्ट नेशन के तौर पे, तो अब ये पूरी तरीके से सोशलिज्म के रूट को खत्म कर दे और विलय कर ले अपने आप को एज अ प्योर डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलिस्ट नेशन के तौर पे। यानी कि अब कम्युनिज्म का नामो निशान खत्म करने का समय आ गया था, और हुआ भी कुछ इसी तरीके से। अब हम बात करते हैं शॉक थेरेपी में बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस निकल के सामने आए, जैसे कि इकोनॉमिक चेंजेस जो था वो बहुत बड़ा निकल के आया सामने। जैसे कि पहले अगर आप सोशलिस्ट कंट्री के तौर पे रशिया को देखोगे तो उस समय इनकी इकोनॉमी जो थी वो कंट्री के अंदर ही सीमित थी। ये ज़्यादातर अपने ब्लॉक्स के कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते थे, बट अब एक खुले स्वभाव के ये कंट्री बन गए। दुनिया के हर कंट्री के साथ इन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया, मतलब इन्होंने इकोनॉमिक तौर पे अपना एक्सपेंशन बढ़ाया, अपने आप को एज ए कैपिटलिस्ट नेशन जो है वो प्योरली रिप्रेजेंट भी करने लग गए। इट ऑल्सो इन्वॉल्व अ ब्रेकअप ऑफ एग्जिस्टिंग, और जो पुराने इनके पार्टनर्स थे इनके साथ इनका ब्रेकअप भी सामने आया, मतलब उनसे इनका गठजोड़ खत्म हुआ और नए गठजोड़ जो है वो शुरू होने लग गए। ट्रेड अलायंसेस बनने लग गए सोवियत ब्लॉक के बाहर भी। तो ये था आपका पूरा शॉक थेरेपी। अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी के बाद क्या क्या घटनाएं हुई। समझ के देखिए, जब रशिया पूरी तरीके से इंटीग्रेट हो गया एक डेमोक्रेटिक कंट्री में और उसका झुकाव बढ़ गया कैपिटलिस्ट नेशन बनने की ओर, तो बहुत सारी घटनाएं जो है वो सामने आई, यानी कि बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो रशियन सिटीजन्स को स्पेसिफिकली वो फेस करना पड़ा। उसमें से सबसे पहला जो था वो था इकोनॉमिक डिजास्टर, यानी कि उस पूरे इलाके में रहने वाले जितने भी लोग थे उनको इकोनॉमिक डिजास्टर का सामना करना पड़ा। उस वक्त रशिया की इकोनॉमी बुरी तरह चरमरा गई थी, और खास करके जब यूएसएसआर टूटा और जो उसका मेजर पार्ट जो रशिया बना वो ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, और उसका सारा इम्पैक्ट जो था वो कॉमन रशियन सिटीजन्स के ऊपर आया। उसके बाद डिस्कस करते हैं जो वहाँ की करेंसी थी रशिया की रूबेल, उस टाइम में उसमें एक ड्रामेटिकली डिक्लाइन देखने को मिला, यानी कि उस मुद्रा की जो वैल्यू है कंपेयर टू डॉलर वो बुरी तरीके से गिर गया। लोगों ने अपनी सारी सेविंग्स को खो दिया और वहां पे इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई बढ़ना, यानी कि रशिया में अचानक से बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। जो गवर्नमेंट थे उन्होंने सारी सब्सिडीज को विड्रॉ कर लिया लोगों से, और बहुत सारे लोगों के ऊपर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शंस जो हैं वो इम्पोज करने शुरू कर दिए। सैंक्शन से मेरा मतलब ये है कि वहाँ पे जब सब्सिडी ले लिया गया तो लोगों के ऊपर एक प्रकार से जो आर्थिक दबाव है वो बढ़ने लग गया, ठीक है। जो मिडिल क्लास थे उनको महंगाई की ओर धकेल दिया गया, और काफ़ी सारे जो रशियंस नॉर्मल सिटीजन्स थे जो बिलो मिडिल क्लास थे वो पॉवर्टी की ओर चले गए। उसके बाद हम बात करते हैं रशिया के अंदर अब एक होड़ आ गई थी, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन गए थे और उन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपना लिया था, तो उनको बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने थे इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक। यानी कि उनको जो इंस्टीट्यूशन बिल्ड करने थे उसके लिए उन्हें पैसा चाहिए था, और लोगों का कहना था कि अभी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा गरीबी है, पॉवर्टी है, आप पहले आम सिटीजन्स को रिवाइव करो इस चीजों से, उसके बाद जो है आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बिल्डअप करना। और कॉमन सिटीजन इस बात से बहुत ज्यादा खफा थे कि हम क्या करेंगे इस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का इफ वी आर नॉट लिविंग अ गुड लाइफ, राइट।
अब बात करते हैं तो लोगों ने अपनी प्रायोरिटीज को ध्यान में दिया, ना कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ध्यान में दिया। ओके, बट सरकार की सारी प्रायोरिटी जो थी, सारी इंटेंशंस थी, वो थी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करने के लिए। और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन था ना, ये रशियंस कॉमन सिटीजन्स को भाया नहीं, बिकॉज इकोनॉमिक डिजास्टर जब कहीं भी आ जाता है तो आपके लिए प्रायोरिटी हो जाती है अपने कंट्री के इकोनॉमी को रिवाइव करना, ना कि इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करना। और लोगों का यही क्लास, यही टसल चल रहा था गवर्नमेंट के साथ। मोस्ट ऑफ दिस इकोनॉमी स्पेसिफिकली रशिया स्टार्ट रिवाइविंग इन 2000, यानी कि आप सोच के देखो 1991 के अंदर, 1991 के अंदर रशिया जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है यूएसएसआर से, और 10 साल तक इनको उसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। कौन सी परिस्थिति का? जहां पे वो इकोनॉमिक डिजास्टर को फेस कर रहे थे। और 10 साल बाद जाके रशिया को एक अच्छे इकोनॉमी के रूप में जाने लगा। और वो भी ऐसा हुआ क्या, 10 साल के अंदर रशिया ने बहुत सारे नेचुरल गैस और ऑयल को जो है वो खोज निकाला, और उसको जब बेच के रशिया ने पैसा कमाया, उससे उनकी कंट्री का इकोनॉमिक जो था वो कंडीशन थोड़ा इंप्रूव हुआ। बहुत सारे मिनरल्स का भी एक्सपोर्ट उन्होंने किया, यानी कि 1991 से लगभग 2000 का वक्त लग गया था। पूरे 10 साल बाद रशियन इकोनॉमी में रिवाइवल देखने को मिला। अब बात करते हैं टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन फॉर्मल सोवियत रिपब्लिक्स, यानी कि जो शुरू में सोवियत रिपब्लिक था, उससे टूट के जितने भी कंट्रीज बने हैं ना, इनके बीच में टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। और जो टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट था इन कंट्रीज के बीच में, ये सिविल वॉर और इंसर्जेंसी का भी रूप ले गया, यानी कि गृह युद्ध में कन्वर्ट हो गया। जो रशिया था उसके 2 रिपब्लिक्स, यानी कि चेचन्या और दगिस्तान के अंदर बहुत सारे हिंसा होने शुरू हो गए थे। उसके बाद अगर हम बात करें तजाकिस्तान के अंदर, तो उसने भी लगभग 10 साल तक हिंसा को देखा, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी वो एक तरीके से चिड़ियाघर बन गई थी, और उनके बीच में कंपटीशन होने लग गया था कि आप ज्यादा तेल बेचोगे या हम ज्यादा तेल बेचेंगे, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द नेशंस जो थे ना वो ऑयल डिपेंडेंट कंट्रीज थी। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इनकी इकोनॉमी जो थी इतनी रिवाइव हुई नहीं थी, और इनकी सारी इकोनॉमी जो थी वो बेस्ड थी ऑयल के ऊपर। तो अब सवाल ये है कि ये ऑयल जब बेचेंगे बाकी नेशन को, तो इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो ज्यादा ऑयल का एक्सपोर्ट करेगा, ताकि इनको जो है वो ज्यादा अर्निंग हो जाए। ठीक है, अब अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे बड़े मैप में, तो आप यहाँ पे नोटिस करना कि जो यहाँ पे मिडिल एशियंस कंट्री है, इस वाले इलाके की जितनी भी नेशंस है ना, इनमें बहुत सारी नेशंस जो थे वो फॉर्मर यूएसएसआर के पार्ट थे, यानी कि आप कह सकते हो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स थे। अब ये टूट चुके हैं, लेकिन इनकी इकोनॉमी रिवाइव तो ही नहीं। तो बहुत सारा तो फैक्ट था लड़ाई होने का, सिविल वॉर होने का, वो इकोनॉमिक ही था कि भाई इकोनॉमिक के बेसिस पे वो बहुत कमजोर थे। और दूसरा कारण ये था कि अगर इनको नया सोर्स मिला भी अपने इकोनॉमिक को इन्फ्लुएंस करने का, तो वो था ऑयल। अब अगर मान लो कि ये कंट्री भी और ये कंट्री भी ऑयल बेच रहा है, तो इनमें तो होड़ लग जाएगी ना कि हम ज्यादा ऑयल बेचेंगे और तुम कम ऑयल बेचोगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था इंसर्जेंसी और सिविल वॉर का। और आपको मैं बता दूं, तजाकिस्तान को तो तकरीबन 10 साल लग गए, लगभग 2001 तक। अगर आप यहाँ पे देखो तो एक कंट्री है तजाकिस्तान, इसको लगभग 10 साल लग गए थे अपने आप को इंसर्जेंसी से उभारने के लिए। और 2001 के करीब में जाके तजाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर का खात्मा होता है। और जैसा मैंने बताया था, सेंट्रल एशियन जो इलाका था पूरा एक तरीके से चिड़ियाघर बन गया था ऑयल बेचने के लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री निकल के आता है, वो है चेकोस्लोवाकिया। वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक था चेक्स और दूसरा था स्लोवाक्स। और इस तरीके से उन्होंने अपने आप को 2 आजाद नेशन घोषित कर दिया। अब हम अगर बात करेंगे यूगोस्लोवाकिया की, तो ये भी 2 प्रोविंसेस में, इनफैक्ट 2 से ज्यादा प्रोविंसेस में बट गया। एक था क्रोएशिया, एक है स्लोवेनिया, उसके बाद बटाइए बोस्निया में, और उसके बाद जो नई कंट्री बन के आता है वो था हर्गोवेनिया। ये सब ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे। तो आप देखो कितना ज्यादा टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स के बीच में। अब हम बात करेंगे इंडिया का क्या स्टैंड रहा पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ, यानी कि जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ और जितनी भी कंट्रीज बन के आए, उन सभी कंट्रीज के साथ इंडिया ने कैसा रिलेशन मेंटेन किया। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन इंडिया का था रशिया के साथ। इवन करंट डे में भी इंडिया का अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टनर है रिलेशन के तौर पे अगर आप देखोगे फॉरेन पॉलिसीज में, तो वो है रशिया। और इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का रशिया हमेशा से एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। दोनों कंट्रीज ने जो विजन है वो बहुत ज़्यादा एक जैसा शेयर किया है। दोनों कंट्रीज का ये कहना था कि जो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ये जो है वो बढ़ चढ़ के सामने आने चाहिए, ना कि बाइपोलर वर्ल्ड, कि किसी भी कंट्री का किसी भी कंट्री की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ रशिया के स्टैंड की वजह से, जब रशिया ने कश्मीर इश्यूज पे, चाइना के साथ भी और बहुत जगह पे इंडिया का बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया। दोनों कंट्रीज ने, रशिया ने भी और इंडिया ने भी,
चाइना के साथ एक बैलेंस जो रिलेशन है वो मेंटेन करके रखा, और जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्री है वहां पे भी इंडिया का और रशिया का बहुत अच्छा इंपैक्टफुल रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। बात करते हैं रशिया को क्या बेनिफिट हुआ, तो रशिया को सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ क्योंकि दुनिया का सेकेंड मोस्ट आर्म इंपोर्टर कंट्री जो है वो इंडिया है, और रशिया को $1 बिलियन की मार्केट मिली। यानी कि रशिया जो था वो डिफेंस में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टी हासिल कर चुका था उस टाइम में भी, और इनफैक्ट अभी भी इंडिया के कंपैरिजन में। और इंडिया जो है अपने डिफेंस का काफी बड़ा चंक जो है वो रशिया से ही इंपोर्ट कराता है। तो रशिया के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट साबित हुआ एज इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, राइट। उसके बाद बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट में भी इंडिया और रशिया ने मिलकर कोलैबोरेशन किया, और आप समझ सकते हैं कि जब पहला स्पेस मिशन लॉन्च किया था इंडिया की ओर से, अगर कोई बंदा अंतरिक्ष पे गया तो वो थे हमारे राकेश शर्मा, और वो यूएसएसआर, उस टाइम के यूएसएसआर की मदद से गए थे, यानी कि अभी मॉडर्न डे रशिया को आप कंसीडर कर सकते हो। तो वो जो लेगेसी थी ना साइंटिफिक प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन करने का, वो अभी तक चलती आ रही है। डिस्कस करेंगे कुछ टाइमलाइंस को, यानी कि जो इवेंट यूएसएसआर के फॉर्मेशन के वक्त शुरू हुआ 1917 में, उसके बाद से लेके 1991 यानी कि जब डिसइंटीग्रेशन हो जाता है यूएसएसआर का, उसके बीच में किस साल में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई उसको एक टाइमलाइन के तौर पे डिस्कस करेंगे। तो जिक्र करते हैं, स्क्रीन पे सबसे आगे आपको दिख रहा होगा, मार्च 1985 के अंदर मिखाइल गोर्बाचेव को इलेक्ट किया जाता है जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, और उनको अपॉइंट किया जाता है ताकि वो लीड कर पाए। 1988 के अंदर जो है पहली बार इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हो जाती है लिथुआनिया से, और ये मूवमेंट स्प्रेड होती है, होते होते पहुंच जाती है इस्टोनिया और लात्विया तक। बात करते हैं 1989 में सोवियत यूनियन जो है वो डिक्लेयर कर देता है वॉर्सो पैक्ट मेंबर को कि आप लोग फ्री है और आप अपने हिसाब से अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सके, और बर्लिन वॉल का जो फॉल होता है वो नवंबर में 1989 के वक्त ही होता है। तो ये कुछ इवेंट हुए थे 89 तक। अब बात करते हैं फरवरी 1990 के अंदर होता क्या है, गोर्बाचेव जो है वो पार्टी से रिजाइन कर देते हैं, यानी कि 72 साल से जो उनकी मोनोपोली चली आ रही थी सिंगल पार्टी का, उस चीज को वो खत्म कर देते हैं, और वो अब अलाउ करते हैं सोवियत पार्लियामेंट, जिसको कि ड्यूमा कहा जाता है वहां पे, कि अब इस पार्लियामेंट के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम हो सकता है। 1990 के अंदर आते आते जो लिथुआनिया था वो पहला देश ऐसा बनता है 15 देशों में से जो कि सोवियत यूनियन के अंदर से सबसे पहले आजादी लेके अलग हो जाता है। अब अगेन 1990 के अंदर एक और इवेंट होता है जब रशियन पार्लियामेंट भी अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन जो है वो डिक्लेयर कर देती है सोवियत यूनियन से। 1991 के अंदर जो एलिस्टीन थे जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के हेड हुआ करते थे, अब वो नहीं रहते और वो प्रेसिडेंट चुने जाते हैं रशिया के। 1991 के अंदर ही अगस्त के महीने में कम्युनिस्ट पार्टी के जो कुछ हार्ड लाइनर थे उन्होंने एक तख्ता पलट करने की कोशिश करी थी गोर्बाचेव के अगेंस्ट। अब बात करते हैं 1991 में जो बाल्टिक कंट्रीज हैं बहुत सारे, जिसमें से आपके पास इस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया, ये तीन जो है बाल्टिक मेंबर, उनको यूनाइटेड नेशंस के अंदर सीट मिल जाती है, और 2004 में आते आते तक तो वो NATO यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के भी मेंबर बन जाते हैं। दिसंबर 1991 के अंदर जो रशिया है, बेलारूस है और यूक्रेन है, ये डिसाइड करते हैं एक ट्रीटी का फॉर्मेशन करते हैं, और इस ट्रीटी का नाम होता है CIS यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन। तो ये था हमारा इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा कि किस तरीके से यूएसएसआर का गठन होता है, और उसके बाद बहुत सारे इवेंट के बाद अंत में यूएसएसआर जो है वो टूट के बहुत सारे कंट्रीज में बिखर जाता है, प्राइमरली 15 नेशन के अंदर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो